तो सीएजी का क्या दायित्व है और राज्य सरकार का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका सीएजी से क्या संबंध है? ये बताइए, सोना किस प्रकार की धातु है? गोल्ड? वित्त आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसमें वो ग्रांट इन एड के प्रोविजंस भी रखता है। क्या होता है ग्रांट इन एड? May I come in, ma'am? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat, Yashpal. Thank you, sir. Your preferred medium for conversation is English or Hindi? सर हिंदी। हिंदी में बात करना चाहेंगे, ठीक है। अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम यशपाल है, मैं सागर जिले का रहने वाला हूँ। और सर मैं बीपीएससी 2021 में मैं असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ और वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हूँ सर। और श्री रामचरितमानस पढ़ना और क्रॉस वर्ड पजल भरना मेरी हॉबी है सर। 22 वाली परीक्षा में भी आप सिलेक्ट हो गए हैं? यस सर। उसमें क्या मिला? सर उसमें कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर मिला था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया सर। नहीं किया? जी सर। ठीक है। 21 वाले में, ये 19 वाला भी आपका लंबित है रिजल्ट? यस सर, वो 13% ओबीसी का जो केस है उसमें सर लंबित है। उसमें क्या अपेक्षित है, क्या मिल सकता है? सर उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था और सर आगे की बात नहीं पता है? यस सर। ठीक है। तो लेखा परीक्षण करना आपका पेशा है? जी सर। और रामचरितमानस का पाठ करना आपका सर होगा। आपकी अभिरुचि है? जी सर। ज़्यादा मन किस में लगता है? दोनों सर सापेक्ष है, एक अभिरुचि है और एक मेरा कर्तव्य है। सर अभिरुचि के लिए सर समय निकालना पड़ता है और कर्तव्य है तो सर वो तो मेरी जिम्मेदारी है सर, उसको निभाना। दोनों को मैं एंजॉय करता हूँ सर। ठीक है। ये बताइए कि भारत में जो लेखा परीक्षण का कार्य होता है, जी सर, उसके लिए क्या यूएन द्वारा स्थापित मानकों का उपयोग किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित जो मानक हैं, यस सर, क्या उसका उपयोग हम करते हैं अपने अंदर, अपने देश में? सर इसके बारे में मुझे सर आइडिया नहीं है सर। यूएन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण तो आपका हो गया होगा ना? यस सर, अभी ट्रेनिंग का भी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ही वो सर कंप्लीट हुए है। हुई है ना? यस। तो उसमें यूएन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का उल्लेख कहीं नहीं आया? जी नहीं सर। अच्छा, तो भारत में जो अकाउंटिंग के मानक हैं वो क्या है, उसको कौन तय करता है? ऑडिट के जो मानक हैं, यस सर, अकाउंटिंग एंड ऑडिट के, वो कौन तय करता है? सर सीएजी तय करते हैं और राष्ट्रपति के परमिशन, अनुमोदन होता है। यस सर। ठीक है। सीएजी की व्यवस्था संविधान में कहीं है? जी सर। कहाँ पर है, किस भाग में? सर भाग 5 में है सर उसके। भाग 5 में है। कौन से अनुच्छेद हैं? सर 148, 149 उससे संबंधित सर। 148, 149, 150, 150, इतने याद 3 ही है कि 4 है? सर 151 भी है सर। 51 भी है। ठीक है। तो सीएजी का क्या दायित्व है और राज्य सरकार का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका सीएजी से क्या संबंध है? सर सीएजी की जो सेंट्रलाइज ऑडिटिंग व्यवस्था है सर वो पूरे भारत में लागू होती है और मध्य प्रदेश में जो एजी ऑफिस है वो सर सीधा सीएजी को रिपोर्ट करता है सर। तो सीएजी सैंपल ऑडिटिंग करता है वैसे, और बाकी डिपार्टमेंटल होते ऑडिट होती है वो सर इंटरनल ऑडिट होती है, वो सर होलिस्टिक अप्रोच रखती है सर। ठीक है। आपने चूँकि बीएससी में फॉरेंसिक साइंस भी पढ़ा है, यस सर, ये बताया कि उससे आपको कौन सा ऐसा हुनर प्राप्त हुआ जो ऑडिट में मदद कर सकता है? फॉरेंसिक साइंस पढ़ने से ऐसा कौन सा कौशल प्राप्त हुआ जो ऑडिट में मदद कर सकता है? सर चीज़ों को बारीकी से समझने की जो क्षमता है और जो तार्किकता है सर, एक और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है सर, उसका यूज मैं ऑडिटिंग में कर सकता हूँ सर। ठीक है। तो बजट भी पढ़ते होंगे, बजट द्वारा आवंटित जो धन सामग्री उसी का तो ऑडिट किया जाता है? जी सर। अभी जो मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ उसकी क्या विशेषता है? सर मध्य प्रदेश का बजट जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है सर उसके आधार पर बांटा गया है सर। ये मुख्य रूप से सर जो हमारे विकसित भारत में जो मध्य प्रदेश का योगदान होने वाला है सर उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ, जिसमें सर जेंडर बजट और महिला सशक्तिकरण और बाल बजट है सर, और कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है सर उस पर विशेष ध्यान दिया गया है सर। मेरा अंतिम प्रश्न है जी, आप जानते हैं कि प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार है, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लीकेजेस बहुत होते रहते हैं। नरेगा हो या बहुत सारी चीज़ें हो, सरपंच मुखिया कुछ न कुछ पैसे ले ही लेते हैं, पेंशन में भी ले लेते हैं। आपको लगता है कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट की भी विफलता है कि उनकी निगरानी के बावजूद ये लीकेजेस हो रहे हैं? सर जहाँ तक सर ऑडिटिंग का सवाल है सर, ऑडिट ऑफिसर जो मुख्य रूप से होते हैं वो स्थानीय निधि की वो ऑडिट नहीं करते हैं सर। वो स्थानीय निधि की संपरीक्षा है सर वो लोकल
CA वगैरह करते हैं उनसे करवाई जाती है सर। लेकिन सरकारी विभागों का तो करना पड़ता है ना, जिला स्तर पे ट्रेजरी से जो धन निकल रहा है यस सर। उसका लेखा सर परीक्षा। लोकल बॉडीज़ का हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता है, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है उनका किया जाता है सर। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है ना जो जिला प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है, वो तो उसका ऑडिट तो करते हैं। सर जो एक्सपेंडिचर होता है सर उसके बाद ऑडिट किया जाता है सर। ऑडिट ऑफिसर का एक कर्तव्य है कि वो जो धन आहरण हुआ है और जो खर्च हुआ है सर उसकी मितव्ययता और उसकी वैधता को परीक्षण करे सर। इसमें यदि कोई भ्रष्टाचार निकलता है तो ऑडिट ऑफिसर उसको अपनी कुशलता से सर डिटेक्ट कर सकता है सर। ठीक है, धन्यवाद। यशपाल जी, जी मैम। ये बताइए सोना किस प्रकार की धातु है? गोल्ड? सोना मैम खान से निकलता है। ठीक है, और ज्वेलरी बनाने के लिए फिर उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मैम तांबा और चांदी का मिश्रण मिलाया है। ठीक है, तो जब हम कैरेट में सोने की प्योरिटी नापते हैं 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो उसमें कितनी मात्रा में अन्य धातुएं मिली होती हैं? जैसे 18 कैरेट सोने का क्या होगा संगठन, कितना गोल्ड होगा और कितना अन्य धातुएं होंगी? 18 कैरेट का मैम 86% कुछ होगा। ठीक है, उसमें बाकी 14% मिश्र धातु होंगे सर। ठीक है। 22 का? मैम 22 का 94 समथिंग कुछ बनेगा उसका। और 24 का? 24 का 100% श्योर। 24 कैरेट सोने से क्यों नहीं बन सकती हैं आभूषण? मैम उसमें जो आभूषण होते हैं उसमें थोड़ी मजबूती के लिए तांबा और चांदी मिलाई जाती है। अच्छा, यदि वो मिश्रण। ठीक है। पिछले कुछ टाइम में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अब ये ऐसे ही बना रहेगा, और बहुत सारे लोग ये भी गेस करते हैं कि नहीं, कुछ समय बाद ये नीचे भी आ सकता है, अचानक से नीचे आ जाएगा। आपको ज़्यादा बेहतर समझ होगी। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि क्यों अचानक से सोने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी, और फिर मुझे ये बताइए कि भविष्य के बारे में आपको क्या लगता है? मैम जैसे वैश्विक परिदृश्य में जो जियोपॉलिटिकल उथल पुथल मची हुई है, तो डॉलर की जगह पे गोल्ड एक बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तो उसमें विभिन्न देशों के रिजर्व बैंक हैं वो उसको लगातार खरीद रहे हैं, इसलिए उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। और भविष्य क्या देख रहे हैं आप? मैम अभी जैसे वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में ऐसे अस्थिरता है, और जो वैश्विक इकोनॉमी है वो लगातार डी-डॉलराइजेशन पे चर्चा कर रही है। तो मुझे लगता है मैम अभी इसका रेट बढ़ सकता है अभी। अच्छा, सोने में ना हमें और भी फॉर्म्स देखने को, और भी रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोज गोल्ड या वाइट गोल्ड। वो क्या होता है? मैम उसको जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें रोज गोल्ड और नहीं, रियल गोल्ड में भी ये चीज़ें होती हैं जो हमें उसी सोने की कीमत पे मिलता है। जैसे हमें पीला जो सोना जिसको हम बोलते हैं ना, जिसे हम सोना समझते हैं, वो जिस रेट में मिलता है उसी रेट में वाइट गोल्ड मिलता है, उसी रेट में रोज गोल्ड मिलता है, बट उसका कलर अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। आपको श्री रामचरितमानस पढ़ना पसंद है, तो ये हॉबी आपकी कब डेवलप हुई? मैं मेरे परिवार में लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, रामचरितमानस का अध्ययन होता है। मेरे दादाजी भी इसमें बचपन से, मतलब आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप मानस से भली भांति वाकिफ होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है। रामचरितमानस में समाज के बारे में, परिवार के बारे में, राज्य के बारे में, राजा के कर्तव्यों के बारे में, पुत्र के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, सब बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं। आप मुझे उसमें से कोई 3 ऐसी चौपाइयाँ सुनाइए जिनमें हमें इनमें से किसी संबंध के बारे में, या फिर कोई नीति की बात पता चल रही हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई भी 3 चौपाइयाँ सुना दीजिए। इसमें दोहा भी सुना सकते हैं, दोहा, चौपाई, कुछ भी। जैसे मैम एक दैनिक जीवन में मैं लगातार उसको स्मरण करता रहता हूँ। जैसे होए ही वही जो राम रचि राखा, को कई तर्क बड़ा विशाखा। ठीक है। और मैम एक मोटिवेशन के लिए जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही, एक ए है मैम। और मैम जैसे लोक कल्याणकारी राम राज्य की हम बात करते हैं तो उसमें भी ऐसे चौपाइयाँ आती हैं। दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ठीक है। मानस में एक जगह पे लिखा हुआ है, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसो निरंतर जन मन कानन। क्या है ये? अच्छा कोई बात नहीं। सचिव वैद गुरु 3 जौ, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन 3 कर, होई बेगी ही नास। इसमें तो सचिव के कर्तव्य भी बताए गए हैं, यानी कि जो आप बनना चाह रहे हैं। यस मैम। मैम ये सुंदरकांड की चौपाई है इसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसमें मैम जो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मालवंत या विभीषण रावण को ये बात बोली थी कि सचिव वैद गुरु और ये तीनों होते हैं, ये बिना भय के इनको काम करना चाहिए, और राजा को जो नीति परक सलाह है। नहीं, इसका आप शब्दार्थ समझाइए, मतलब ये तो आपने भावार्थ समझा दिया।
मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करिए जैसा ये लिखा हुआ है। सचिव मतलब कौन? सचिव यानी जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। और वैद्य मतलब? वैद्य मतलब वैद्य या डॉक्टर? यस मैम, वो राजा का गुरु मतलब? गुरु यानी जो राजा गुरु या शिक्षक? यस मैम। ठीक है। प्रिय बोले ही भयास यानी जो भय या किसी लोभ या लाभ की आशा से कुछ उनको सलाह देते हैं। ये अगर किसी लोभ से या भय से राजा को वो सलाह देते हैं जो उसको अच्छी लगे, यस मैम। तो उससे क्या होता है? राज यानी कि राज्य का, यस मैम। धर्म यानी कि धर्म, और तन यानी कि शरीर का बहुत तेजी से नाश हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। यशपाल, वित्त आयोग के बारे में सुना है आपने? यस सर। ठीक है, बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं? सर, वित्त आयोग का गठन सर हर 5 वर्ष में किया जाता है, राज्यों को जो उनके कर के भाग हैं उनका बंटवारा करने के लिए सर। ठीक है, कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग गठित किया गया है? सर 16वां वित्त आयोग। 16वां। कौन है इसके चेयरपर्सन? सॉरी सर, नाम याद। सदस्यों के बारे में जानकारी है? कितने सदस्य होते हैं? कौन है सदस्य वर्तमान वित्त आयोग के? सॉरी सर। वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को। सर उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या होता है? सर उस रिपोर्ट पर सर जो राजस्व और राजकोषीय जो व्यय होता है सर, उससे राज्यों का प्रतिशत दिखाया जाता है, कितने राज्यों का कितना प्रतिशत योगदान है उसमें सर। उस हिसाब से सर जनसंख्या और संसाधनों के हिसाब से उनके बंटवारे के लिए सर समितियां। मान लीजिए केंद्र सरकार खुश नहीं है वित्त आयोग की रिपोर्ट से, तो क्या वो उसकी रिकमेंडेशन को मानने से मना कर सकती है? सॉरी सर, इस बारे में सर। चलिए ठीक है। किस प्रकार की संस्था है ये? संवैधानिक, वैधानिक? सर संवैधानिक संस्था है सर। ठीक है। किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है इसका? अनुच्छेद 280 में सर। 280। क्या राज्यों के स्तर पर भी वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है? सर राज्य के आधार पर सर, जैसे मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन होता है सर, तो मुझे स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था है, क्या वो भी एक संवैधानिक संस्था है? सर वो संवैधानिक संस्था नहीं है सर। जानकारी है वर्तमान में मध्य प्रदेश वित्त आयोग के बारे में? ये सर 5वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ है सर। कौन है चेयरपर्सन? सॉरी सर, अभी नाम याद नहीं। वित्त आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसमें वो ग्रांट इन एड के प्रोविजंस भी रखता है। क्या होता है ग्रांट इन एड? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। जब हम टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेट क्या है? सॉरी सर, इसमें मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। यशपाल, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, वर्तमान में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? सर चालू दरों पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सर 15,03,995 करोड़। बजट का साइज क्या है? सर बजट 4 लाख करोड़ का समथिंग कुछ आहरण के आसपास का है। ठीक है, शुक्रिया। यशपाल, जी सर। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? सर मध्य प्रदेश में 10 संभाग। और जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सर इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग में सर बराबर 7-8 जिले हैं सर। जबलपुर में 8 जिले हैं? सर एग्जैक्ट में 7 या 8, दोनों इक्वल हैं सर, इंदौर और जबलपुर दोनों में। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जबलपुर में 9 जिले हैं। सॉरी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मैं गलत हूँ सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पाऊँ सर। पांडुर्णा एक नया जिला बना है। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के नज़रिए से? सर पांडुर्णा ही जो वर्तमान में बना है सर, वो। पांडुर्णा सबसे छोटा है? यस सर। नहीं, रेवाड़ी नहीं है? जी सर, 2013 तक निवाड़ी था, उसके बाद ये बताएं कि क्या किसी जिले की सीमा गुजरात से लगती है? यस सर, 2 जिले हैं मध्य प्रदेश की और जिनकी सीमा लगती है गुजरात से, सर झाबुआ और अलीराजपुर। और राजस्थान से किन जिलों की सीमा लगती है? राजस्थान से 10 से 11 जिलों की सीमा लगती है सर। झाबुआ की भी लगती है, झाबुआ, मंदसौर, नीमच और आगरमालवा, और ऊपर से नॉर्थ से सर मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़ करके सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया यशपाल, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए यशपाल, बैठिए। तो पीछे 2 बार के मार्क्स तो आपको पता लग गए होंगे। कितने कितने अंक आए इंटरव्यू में? सर 2021 में सर 104 और 2022 में 67 नंबर्स। इतना घट क्यों गया? कुछ क्वेश्चन के सर मुझे आंसर नहीं मिले थे और सर मैं उसको एग्जाम में नहीं कर पाया, इतना कम मेरा पता नहीं कैसे। अच्छा, मतलब अभी भी आपके लिए रहस्य है कि इतना कम क्यों दिया उन्होंने? यस। तो देखिए, बहुत कम तब देते हैं ना जबकि कोई गैर जवाबदेह, मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब देते हैं, गेस करते हों या गलत जवाब देते। गलत जवाब का मतलब है कि आपको
पता नहीं है कि सही उत्तर क्या है, फिर भी आप उसको सही की तरह परोस रहे हैं, तो जब उनके आपकी मंशा पे थोड़ी शक हो जाएगी, यार ये आदमी ठीक है। क्योंकि ऑडिट का जो काम करता है ना, उसको तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। भाई दूसरों की गलती पकड़नी है, ये देखना है कि कोई गलती रह ना गई हो, तो आपको तौल के बोलना पड़ता है। अब तो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि अगर सभी सवालों का जवाब दे दे तो सबसे ज़्यादा संतोष इसी बात से होता है कि सभी सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। तो दूसरे स्तर पर है कि अगर हम कुछ सवालों का जवाब, मान लीजिए 70% सवालों का जवाब दे पाए और 30% सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो जो नहीं दे पाए उसकी प्रतिक्रिया कैसे की, कैसे बताया कि सर मेरे पास जवाब नहीं है, क्या प्रयास करके गलत जवाब दे के आ गए या स्वीकार किया कि सर मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। सामान्यतः पारदर्शी और ईमानदार बिहेवियर से अंक बेहतर आते हैं। मतलब आपको ये पता अगर है कि मेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास है सही और दूसरे वर्ग के सवाल का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप पहचान रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा कौशल माना जाता है कि आप जानते हैं कि मेरे से कोई ये सवाल का जवाब नहीं पता और ये स्वीकार भी करते हैं। तो दो अलग अलग कौशल है, एक तो जान लेने के लिए बौद्धिक कौशल होना चाहिए और स्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिए। और ये आपके कैरेक्टर या व्यक्तित्व को बताता है कि आप एक ईमानदार और पारदर्शी आदमी हैं। तो ये काम जरूर करिएगा, गेस नहीं करिएगा। चूँकि 14 जुलाई को ही है, 2 ही दिन बचे हैं बीच में, तो ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि बजट के प्रावधान, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य स्तरीय वित्त आयोग, CAG के आर्टिकल बोलने में आपको झिझकना नहीं चाहिए था। 148 से 51 ऐसे ही याद रहना चाहिए था कि 4 आर्टिकल हैं, तो सब, बल्कि जो आर्टिकल भी जाके 1-2 बार पढ़ लीजिए कि चारों आर्टिकल के क्या क्या आदेश हैं। मैंने ये पूछने की कोशिश की थी कि CAG में और राज्य स्तरीय जो लेखा विभाग है, लेखा परीक्षण, उसमें क्या संबंध है या क्या अंतर है। आपका उत्तर स्पष्ट नहीं आया, मतलब साफ साफ नहीं पता लगा। आपने ये कहा कि AG ऑफिस जो यहाँ है वो CAG के अंदर ही काम करता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन राज्य सरकार का जो लेखा विभाग है, लेखा परीक्षण विभाग, क्या वो AG ऑफिस ही है कि वो अलग है? जी, उसको थोड़ा सा जो रिलेशनशिप है CAG का राज्य स्तर के और जो फ़र्क है वो भी आपको जानकारी तो होगी, बैठ कर खाली मुझे लगता है आधा घंटा सोचना है आपको कि क्या फ़र्क है, या थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया गया होगा, नोट्स देख लीजिएगा। इससे एक बार मैं रिवाइज करूँगा। ज़्यादातर गुंजाइश है कि आपसे अब लेखा परीक्षण वाले, पिछला इंटरव्यू जब दिया था तो आप ऑडिटर नहीं थे, यस सर, नहीं, अब जब देने जा रहे हैं तो आप ऑडिटर हैं, यस सर, जूनियर ही सही लेकिन हैं। तो ज़्यादा गुंजाइश है कि आपसे ऑडिटिंग से संबंधित सवाल पूछेगा, इंक्लूडिंग सोशल ऑडिट जो हम लोगों ने नहीं पूछा, यस सर, इंक्लूडिंग ग्रीन ऑडिट जो हम लोगों ने नहीं पूछा, और ऑडिट की अवधारणा को खोल के समझना है कि क्या कोई कल्चरल ऑडिट भी हो सकता है। लेखा परीक्षण ही तो करना है, यस सर, सांस्कृतिक गतिविधियों का लेखा परीक्षण हो सकता है, क्या पॉलिटिकल ऑडिट हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं इसको फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, वित्तीय लेखा परीक्षण। लेकिन लेखा परीक्षण कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल कुछ भी हो सकता है। यस सर, भाई लेखा का परीक्षण करना है कि तय मानदंडों के हिसाब से या जो अधिकृत कार्य था उसी के हिसाब से कार्य हुआ है कि नहीं, किसी भी कार्य के बारे में। तो थोड़ा सा खुल के भी इस पर सोचिएगा। यस सर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटिंग के जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए और चिंतन के स्तर पर देखिएगा, अच्छा ये हम तो यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी सब पे ज़्यादा आप ध्यान रखिए। बाकी व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, आप बड़े ही सुशील व्यक्ति हैं, भद्र आदमी के जो लक्षण होते हैं, एकदम विनम्र, शालीन, वो सब व्यक्तित्व के गुण आपके अच्छे अंदर। कभी कभी शालीनता ज़्यादा दिखती है क्योंकि आवाज़ दबी हुई दिख रही, तो थोड़ा आवाज़ बुलंद करके बात करिएगा, क्योंकि प्रशासक को कई बार कल को आपको पुलिस अधिकारी भी बनना है ना, तो थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में बात करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा सा मुखर होकर बात करें तो बेहतर लगेगा। आपने परिधान शायद बचा के रखा है उस दिन पहनने के लिए, ऐसा नहीं, परिधान अलग होगा ना? यस सर, प्रॉपर उसका सर ड्रेस अपना ब्लेजर वगैरह सर। ठीक है, तो वो सब पहन के अपना ठीक से जाइएगा। तो इस बार फिर वही 110-15 वाला लक्ष्य करिए। 104 तक तो आप पहुँच ही गए हैं, अब 104 से 67 ग्राफ नीचे आया है, आप 115-20 का लक्ष्य करिए। वेशभूषा ठीक से पहनिए, आवाज़ एकदम स्पष्ट रूप से बोलिए, मुखर रहिए
उसके लिए विनम्रता छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुखर और प्रखर होना प्रशासक के लिए जरूरी होता है। ठीक है जी सर। और कोई संशय या प्रश्न है? जी नहीं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।